Hello everyone. I hope are you doing well. आज जो है हम इस टाइम इवनिंग सेशन में क्लास 12th का सिविक्स का पोर्शन लेके आए हैं, जिसके तहत हम जो है कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया, समकालीन विश्व के बारे, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में जानेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में जानेंगे। और ये आपका चैप्टर 5 है। समकालीन दक्षिण एशिया की स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण एशिया का तात्पर्य आप ऐसे समझ लीजिए कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इसमें सबसे प्रमुख देश दक्षेश के अंतर्गत आते हैं। दक्षेश क्या है? ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक, ये 7 देशों के सहयोग से इस संगठन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। उस समय जो इसके देश थे उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। प्रमुख देश भारत था, दूसरा श्रीलंका था, तीसरा बांग्लादेश था, चौथा नेपाल था, पांचवा भूटान था और उसके बाद फिर मालदीव था, छठवां और सातवां पाकिस्तान था। ठीक, ये 7 देश थे। 2007 में दक्षेश देशों के इस संगठन में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना था उसके सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। अब हम एक एक करके इन दक्षिण एशियाई देशों के बारे में समझेंगे। भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या राजनीतिक स्थिति है, इसके बारे में लगभग सभी लोग परिचित होंगे। वर्तमान में यहाँ पे एक समृद्ध और परिपूर्ण और मजबूत लोकतंत्र है, एक मजबूत सरकार है जो जनता के हित में फैसले ले रही है और जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का ही प्रयास कर रही है। ठीक, हम 1947 में आज़ाद हुए और हम जो है अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, अपने यहाँ लोकतंत्र का पालन करने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। किसी देश का या किसी भी राजनीतिक शक्ति का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो ये हो गया भारत के बारे में। अब हम प्रमुख देशों के बारे में जानना शुरू करेंगे। एक एक देशों का नाम हम लेंगे और उन देशों के बारे में बताते रहेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम नाम लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारे ही साथ 15 अगस्त 1947 के समय जब हम आज़ाद हुए तो पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिली और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के साथ ही जो पाकिस्तान के गवर्नर बने वो मोहम्मद अली जिन्ना बने। मोहम्मद अली जिन्ना बने, बाद में वहाँ के राष्ट्रपति कहलाए। ये वहाँ की शुरुआत होती है और जिस दिन से ये देश बना है उस दिन से इस देश ने हमारे राजनीतिक सत्ता और भारत को चुनौती देने का ही प्रयास किया है। 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या गवर्नर जो भी थे, सर्वे सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना ने थे, उन्होंने भारत के क्षेत्र जम्मू कश्मीर पे अधिकार करने का प्रयास किया। उसी क्षेत्र के ही अंतर्गत वो अपने देश के कबीलाई लोगों के सहयोग से भारत के जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पे हमला करा देते हैं। कब? 1947 में ही। और जो है वर्तमान के जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पे वो अपना अधिकार जमा लेते हैं। और जितने हिस्से पे उन्होंने अधिकार जमाया, जितने हिस्से पे उन्होंने हमारे भाग पे अधिकार जमाया, उसके बाद वाले जो भी क्षेत्र जहाँ तक हमारी सेना ने उनको रोक दिया, उतना हिस्सा आज जो है भारत का जम्मू कश्मीर है। और जहाँ पे सेना ने उन कबायली जो है हमलावरों को रोका उसे पीओके कहते हैं, उस हिस्से को पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र। यही भारत में पाकिस्तान और भारत के बीच में आज भी विवाद की प्रमुख जड़ बना हुआ है। ठीक, उसके बाद उस देश में लोकतंत्र एकदम से खत्म सा ही हो गया।
वहाँ पे सैनिक शासन का ही बोलबाला रहा। वहाँ पे लोकतंत्र एकदम नेस्तनाबूद हो चुका था और वहाँ पे जो सेना थी वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट करते ही, और तख्ता पलट करने के बाद वहाँ पे अपने शासन को स्थापित किया। अपने शासन को वहाँ स्थापित करती है, वहाँ सैनिक शासन आ जाता है और सैनिक शासन वहाँ लाने के पीछे अमेरिका पूरी तरीके से मदद करता है और अमेरिका पूरी तरह से मदद करता है और उस सैन्य शासन को जो है मजबूत करता है। एक लोकतंत्र को सोचिए खत्म किया जा रहा है और एक तानाशाही सरकार को वहाँ पे मजबूत किया जा रहा है। ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में पूरी दुनिया का चौधरी खुद को कहता है और अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मसीहा कहता है। उसने उस सैन्य शासन को मदद किया। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था और भारत रूस के खेमे में था और पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में चला गया था और बहुत ज़्यादा हथियार उसने पाकिस्तान को दिए, बहुत ज़्यादा टैंक दिए। इन सब हथियारों टैंकों के बल पे पाकिस्तान ने सोचा कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे और फिर उसने 1965 में जो है अपनी खतरनाक मंशा को जाहिर करते हुए भारत के क्षेत्र पे हमला कर दिया 1965 में। और 1965 का नतीजा ये हुआ कि उसे उस युद्ध में भी मुंह की खानी पड़ी और जो भारतीय सेना ने अपने वीरता का प्रबल प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र तक जो है अपना अधिकार कर लिया था। वो बार बार मुंह की खाता है लेकिन बार बार वो अपनी वही गलतियां करता है। वो भारत को निस्तनाबूद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और फिर वहाँ पे समय बदलता है, राजनीतिक स्थिति बदलती है, तानाशाह बदलते हैं, फिर कोई तानाशाह आता है और उसके बाद समय आता है 1970 का। 1970 का समय शुरू होता है। पाकिस्तान दो स्वरूपों में बना हुआ है, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना हुआ था और एक पूर्वी पाकिस्तान बना हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान 1971 से पहले वही था जो आज का वर्तमान बांग्लादेश है। अब इसके बांग्लादेश बनने तक की कहानी को समझें। जब 1970 में जब पाकिस्तान का ये दोनों हिस्सा था तो पाकिस्तान में चुनाव हुए। राष्ट्रीय असेंबली जैसे अपने यहाँ संसद भवन होता है वैसे पाकिस्तान में भी संसद भवन हुआ। तो संसद भवन में जो वहाँ चुनाव हुआ, उस चुनाव के फलस्वरूप बांग्लादेश की एक सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग हुई। उसके सबसे बड़े नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उनको 300 में से 160 वोट मिला, जिससे उनकी आवामी लीग पार्टी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाना तय होना था। वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से ही होना था। लेकिन वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे, चुनाव के पहले जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री और वहाँ की सेना, जो वहाँ का सैन्य शासक था याहिया खान उसका नाम था, इन दोनों ने मिलके और इस जीती हुई पार्टी के नेता को खत्म करने और इनके सरकार को न बनने देने का एक घोर षड्यंत्र रचा, जिसके चलते जो बांग्लादेश की जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता थी और जो पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व था, वो अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगा। वो ये समझते थे कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो बंगाली मुसलमान हैं, मछली खाने वाले लोग हैं और वो बंगाली बोलते हैं। वो उनको ज़बरदस्ती उर्दू भाषा सिखाने लगे। वो ज़बरदस्ती उनको वो सारा पाकिस्तानी तौर तरीका और सभ्यता संस्कृति सिखाने लगे जो उनकी संस्कृति का हिस्सा था ही नहीं, और जिसके चलते उन लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह इसलिए किया क्योंकि जो वहाँ की तात्कालिक सैन्य शासन था याहिया खान, उसने जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे एक दमन चक्र चलाया और उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर उनके सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ सारी चीज़ें थोपने का प्रयास किया। जो बंगाली मुसलमान है, जो बांग्ला भाषा बोलता है, वो उर्दू लगेगा कैसे बोलने। एक ऐसी चीज़ को उनके ऊपर थोपा जाने लगा जो उनकी न जुबान में थी न संस्कृति में थी। उनसे सिर्फ इस नाते घृणा करना शुरू कर दिया सभी लोगों ने क्योंकि वो मछली खाते थे।
उनकी भाषा दूसरी थी, उनकी संस्कृति दूसरी थी। और इसलिए जो वहां की आवामी लीग की सरकार थी, उसके जो नेता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सरकार गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर जगह से पकड़ा जाता है, मारा जाता है, उनको जेल में भर दिया जाता है। देश में एक तरीके का दमन चक्र चलाया जाता है। इस दमन चक्र के परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो भारत सरकार से, तात्कालिक भारत सरकार से मदद मांगते हैं। और तात्कालिक भारत सरकार में उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। समय आ जाता है 1971 का। 1971 का समय आ जाता है। भारत सरकार ने भी मदद का आश्वासन दिया और वहां के जो बंगाली लोग थे, जो विद्रोही थे, उन लोगों को भारत में शरण दी और इन लोगों को हथियार चलाना सिखाया, इन लोगों को ट्रेनिंग दी और इन्हीं लोगों के माध्यम से एक सेना का गठन किया जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। और ये मुक्ति वाहिनी जो है उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में घुसती है और भारतीय सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया जाता है और आज़ाद करा के एक नया देश बनाया जाता है 1971 में, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। और उसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान हुए। आज उन्हीं की जो बेटी हैं, उन्हीं की जो बेटी हैं शेख हसीना, वो वर्तमान में बांग्लादेश की राष्ट्रपति हैं, वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अब चीज़ों को समझिए। इस तरीके से तो पाकिस्तान में जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदले। 71 की लड़ाई के बाद भी उसका पेट नहीं भरा और 1999 में वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र कारगिल पे हमला करके हमारे कुछ क्षेत्रों पे अधिकार करके बैठ जाता है और जिसके चलते हमारी सेना को कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों को आज़ाद कराना पड़ता है। उसमें हमारे जवान शहीद होते हैं, संसाधन जाता है, हमारा बहुत नुकसान होता है, लेकिन हम जीतते हैं। तो पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से खुद के लिए भी समस्या है और वर्तमान में तो वो हमारे लिए समस्या बना ही है। ये हो गई पाकिस्तान की स्थिति। वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वहाँ पे एक अस्थिर सरकार है, वहाँ पे भयंकर गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ कमज़ोर है। पूरी दुनिया के कोई देश वहाँ पे पैसा लगाने को तैयार नहीं है और वो देश आज कंगाली की कगार पे है। ये हो गया हमारे सबसे बड़े पड़ोसी देश की स्थिति। अब हम आते हैं अपने बगल में नेपाल की स्थिति को जानते हैं। नेपाल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, वहाँ पे राजशाही ही सत्ता को चलाती थी, लेकिन वहाँ पे सत्ता के खिलाफ जो वहाँ के कम्युनिस्ट शासन वाली जो पार्टी थी, जिनको माओवादी कहा जाता था, उन लोगों के हिंसक विरोध के चलते वहाँ पे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था आई और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था 2006 में आई और नेपाल देश को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। 2008 में वहाँ चुनाव कराए गए। चुनाव कराने के बाद राजा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव हुआ। चुनाव के द्वारा जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके नेता पुष्प कुमार दहल वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और एक प्रचंड करके नेता थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है और फिर सरकार गिर जाती है, फिर चुनाव होता है और वहाँ पे ये क्रम चलता रहता है। 2015 आते आते वहाँ के संविधान का निर्माण होता है, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाती है। पार्टियाँ बहुमत साबित करने में असफल रहती हैं और मजबूरी बस वहाँ चुनाव कराना पड़ता है। ये तो नेपाल की स्थिति हो गई। अब लेकिन वो हिंदू बहुसंख्यक वाला देश है और भारत के साथ साथ उसके बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध हैं। रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल एक पूरी तरीके से पर्वतीय देश है, वहाँ पे जो भी संसाधन आवश्यकता के चाहिए वो सब भारत के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं भारत के दूसरे सबसे प्रमुख पड़ोसी देश भूटान के बारे में। भूटान की स्थिति ये है
कि भूटान में 2007 में भूटान में भी राजशाही थी। अब भूटान भी भूटान भी हिमालयी तराई में स्थित एक पर्वतीय देश है। वहाँ भी जो लोग थे वो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जनता की मांग को मानते हुए स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और वहाँ पे जो है वहाँ के जो राजा थे जिग्मे सिग्मे वांगचुक, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और लोटे शेरिंग नाम के एक वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 2007 के बाद से वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई और लोग वोट देते हैं और सरकार चुनते हैं। भूटान बहुत ही शांतिप्रिय देश है, बहुत ही प्राकृतिक रूप से सुंदर देश है। और वो देश, उस देश को भी जो भी सुख संसाधन सुविधाएं जो भी कुछ चाहिए वो सब भारत से दिया जाता है। भारत और भूटान के बीच में बहुत सारी संधियां हैं। हमारा भूटान के साथ बहुत ही मित्रवत संबंध है। बहुत सारे लोग भूटान घूमने को जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जगह है। उसके बाद हम आते हैं अपने बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के निर्माण के बारे में आपको बताया ही। 1971 में वो आज़ाद हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और वो बांग्लादेश के रूप में उसका गठन हुआ। तत्काल में वहाँ पे आवामी लीग पार्टी थी, उसके जो सर्वा थे शेख मुजीबुर रहमान, वही वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उन्हीं की बेटी वर्तमान में शेख हसीना इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारत के साथ हर तरीके से अच्छे रिश्ते कायम करने पर जोर दिया और वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंध है। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और भविष्य में साथ मिलकर विकास को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इस देश के बाद हम मालदीव के बारे में आते हैं। मालदीव 1968 में गणराज्य बना। मालदीव 1968 में गणराज्य बना। मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम बहुसंख्यक वाला मालदीव देश बना। बहुत ही छोटा सा और द्वीपीय देश है, अरब सागर में जिसकी स्थिति है। भारत के दक्षिण में अरब सागर में इसकी स्थिति है। भारत का जो लक्षद्वीप समूह है उसी के दक्षिण में मालदीव देश स्थित है। वो छोटा सा द्वीपीय देश है, बहुत कम उसकी आबादी है, लगभग जो है 30 से 35 लाख उसकी आबादी है। और वहाँ पे भी भारत के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। 1968 में वहाँ गणराज्य बनने के बाद भारत के साथ लगातार जो भी शासनाध्यक्ष आया उसके साथ मधुर संबंध उसने बनाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे एक बार श्रीलंका के विद्रोहियों के द्वारा वहाँ की सत्ता पे काबिज होने का प्रयास किया गया और जिसके चलते तत्कालिक मालदीव की सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने अपनी नौसेना के माध्यम से वहाँ पे ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया। और ऑपरेशन ऑक्टोपस के चलते वहाँ पे भारतीय सेना ने कार्रवाई करके विद्रोहियों को पकड़ के गिरफ्तार करके और वहाँ की सरकार को फिर से खड़ा किया और वहाँ पे जो राष्ट्रपति बने उनको जो है सुरक्षा प्रदान की। इस तरीके से भारत का भी मालदीव के साथ अच्छा और सौहार्दपूर्ण संबंध है। अब हम आते हैं श्रीलंका के पास। भारत और श्रीलंका का संबंध जो है ये रामायण काल के समय से ही है। सभी को पता है भगवान राम सीता जी को छुड़ाने के लिए श्रीलंका गए हुए थे और वहाँ का जो राजा था रावण, उससे उन्होंने युद्ध किया, उसे परास्त किया, उसका वध किया और उसके बाद सीता जी को वो लेके भारत आए, मतलब अयोध्या आए। तो उस समय से ही भारत का श्रीलंका के साथ संबंध था। स्थिति वहाँ धीरे धीरे कुछ समस्यात्मक होने लगती है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक आबादी है वो सिंघली समूह की है और वो बौद्ध धर्म को मानती है। ठीक जैसे भारत में जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदू है और हिंदू धर्म को मानती है, उसी तरीके से श्रीलंका में जो बहुसंख्यक आबादी है वो सिंघली है और वो बौद्ध धर्म को मानती है। लेकिन श्रीलंका के उत्तर में एक जाफना नाम का हिस्सा है जिसे प्रायद्वीप बोलते हैं। वहाँ पे तमिल भाषी लोग और भारतीय तमिल रहते हैं। अंग्रेजों का शासन जब श्रीलंका पे था तो भारत के तमिलनाडु राज्य से बहुत सारे मजदूरों को जबरदस्ती उठा के ले गए थे और श्रीलंका के चाय के बागानों में खेती करने लगे थे। लेकिन जब दोनों देश आज़ाद हो गए तो भी वहाँ पे जो 50 साल से जो तमिल रह रहे थे वो श्रीलंका में ही रहने लगे और जिसके चलते
वो श्रीलंका की तात्कालिक सरकार से वो अपना अधिकार मांगते थे, क्योंकि जो सिंघलियों के समर्थन की तात्कालिक श्रीलंकाई सरकार थी वो इन तमिलों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार नहीं दे रही थी। राजनीतिक का मतलब ये तमिल श्रीलंका में चुनाव में वोट डाल सकते थे, न ये चुनाव में खड़े हो सकते थे। शिक्षा में इनको किसी प्रकार का कोई भी सरकारी सहयोग नहीं था। ये भूखमरी और गरीबी से परेशान थे। इस बीच में इनका एक नेता उभर के आता है 1968 के समय में, और उसका नाम था पेल्लू विरई प्रभाकरण। पेल्लू विलई प्रभाकरण नाम का एक नेता उभर के आता है तमिलों का, और उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम है लिट्टे, तमिल टाइगर्स ऑफ तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तमिल लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे बोलते हैं। लिट्टे तमिलों का एक संगठन था जो सैन्य ताकत के बल पे श्रीलंका में अपनी शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। ये दुनिया में बाद में इसे सारे देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस संगठन के पास ऐसी ताकत थी, इसके पास थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों थी, और इसने भयंकर युद्ध छेड़ दिया श्रीलंका की सरकार के खिलाफ। स्थिति ये हुई कि श्रीलंका की सरकार उस युद्ध को संभालने में निष्फल हो गई। 1980 के समय में श्रीलंका की सरकार ने भारत की सरकार से मदद मांगा। अब भारत की तात्कालिक राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका की सरकार को मदद भी दिया। मदद का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे तमिल विद्रोही और सैनिक मारे गए, जिससे प्रभाकरण नाराज हो गया और उसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। और 1990 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय बम विस्फोट में उनको उड़ा दिया गया, और ये काम लिट्टे ने किया था। तो इस तरीके से भारत और श्रीलंका का संबंध कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हुआ, लेकिन बाद की जो सरकारें आईं उन सभी ने श्रीलंका के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखा, और वर्तमान में दोनों देशों के साथ एक अच्छे संबंध हैं। इस तरीके के साथ हमने भारत के इन पड़ोसी देशों को देखा। अब हम देखेंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के साथ क्या भारत की स्थिति है। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या हरदम तालिबान का शासन था? कतई नहीं। 1973 तक तालिबान में राजशाही थी। जैसा नेपाल और भूटान में राजा का शासन था, वैसे ही अफगानिस्तान में 1973 तक राजशाही थी, यानी राजा थे। 1990 का समय आते आते वहां पे कट्टरपंथ हावी हो जाता है और वहां पे तालिबान का शासन हो जाता है। तालिबान के शासन के फलस्वरूप वहां पे जो लादेन है, लादेन नाम का व्यक्ति अफगानिस्तान का शासक बन बैठता है, और वो अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते दुनिया के और धर्मों के लोगों को या और देशों को अपना दुश्मन समझता है। इसी के अंतर्गत उसने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हमला करा दिया, और वो हमला इतना भीषण था कि तुरंत ही अमेरिका के 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अमेरिका इसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पे हमला करता है, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है। तालिबान को उनका देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाता है, और 2001 में अमेरिका के हमले के बाद वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है जो अमेरिका के समर्थन की रहती है। उस समय अफगानिस्तान में हामिद करजई जो है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। हामिद करजई के अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, लेकिन फिर 2021 में अफगानिस्तान ने जबरदस्ती अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। 2021 में वो छोड़ के चले गए, और जिसके चलते तात्कालिक अफगानिस्तान की सरकार कमज़ोर हो गई, और अफगानिस्तान की सरकार जब कमज़ोर हो गई तो तालिबान ने मौके का फ़ायदा उठाया और पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। और वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन है। तालिबानी ये कट्टर और रूढ़िवादी इस्लामिक धर्म को मानने वाले हैं, और ये कट्टर और इस्लामिक मुस्लिम धर्म का पालन कराना चाहते हैं।
वहाँ सरिया कानून के माध्यम से, सरिया कानून वो कानून होता है जो कट्टर इस्लामिक कानून होता है। इस्लामिक नियम कानून के हिसाब से चलने वाली व्यवस्था को सरिया कानून कहते हैं, जिसके तहत वो लड़कियों की शिक्षा को प्रतिबंधित कर देते हैं और लड़कियों को कम उम्र में ही शादी करने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो है, इस तरीके की जो भी व्यवस्था है वो अफगानिस्तान में आ जाती है। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और इस तरीके से हमने भारत के इन पड़ोसी देशों और जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं, उनकी क्या राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिनको आप जानेंगे। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट के माध्यम से। सार्क का गठन कब हुआ था, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, और उसके बाद सार्क का सचिवालय कहाँ है। ठीक, उसके बाद जो है आमतौर पर जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आप ये भी बताइए। वर्तमान में सार्क सदस्य देशों की संख्या क्या है, अपने कमेंट के माध्यम से आप जवाब दीजिएगा। आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, आप इसका रिवीजन करिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।